नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के गुप्तकाल पर जो मेरा व्याख्यान चल रहा है, उस श्रृंखला में गुप्तकाल के साहित्यिक विकास, विज्ञान और कला पर आज मेरा व्याख्यान केंद्रित रहेगा। गुप्तकाल संस्कृत साहित्य के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण युग था। इस काल में संस्कृत भाषा और साहित्य की आश्चर्यजनक प्रगति हुई थी। के.एम. पणिकर जी कहते हैं कि गुप्त काल में उच्च कोटि के संस्कृत साहित्य का सृजन हुआ। इसे संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ युग कहा जा सकता है। गुप्त काल में साहित्य की विभिन्न विधाओं में हुई उन्नति को हम कुछ इस तरह से देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं काव्य। संस्कृत साहित्य की महाकाव्य, खंडकाव्य आदि विधाओं में इस काल में महत्वपूर्ण उन्नति हुई थी। अनेक विद्वानों के अनुसार महाकवि जो कालिदास था, वो इसी युग की महान विभूति थे। विश्व के सर्वोत्कृष्ट कवियों और नाटककारों में कालिदास की गणना की जाती है। कुमार संभव और रघुवंश कालिदास के दो महाकाव्य हैं। मेघदूत और ऋतुसंहार उनके दो खंड काव्य हैं। इन काव्य ग्रंथों में कवि ने भाषा, भाव, अलंकारों की जो प्रतिभा दिखाई है, वह आश्चर्यजनक है। डॉक्टर R.G. गोखले लिखते हैं कि कालिदास कवि कुल गुरु कहे जाते हैं और उनकी जो कवि समानता है, कोई अन्य कवि नहीं कर सकता। कालिदास के काव्य में विद्वता, भावना, कलात्मकता, यथार्थता, भाषा की त्रुटिहीनता और प्रभाव की उत्कृष्टता का अनोखा सामंजस्य देखने को मिलता है। उनका प्रत्येक ग्रंथ उनकी प्रतिभा का यथार्थ प्रमाण है। इस युग के दूसरे कवि भारवी ने किरातार्जुनीयम की रचना की थी। भट्टिकृत भट्टी काव्य भी गुप्त युग की उल्लेखनीय रचना है। भट्टी काव्य में व्याकरण के कठिन नियमों को उदाहरण द्वारा श्लोकों के रूप में बड़े सरल ढंग से समझाया गया है। अन्य अनेक कवि भी इस युग में हुए, जिनमें मात्रगुप्त, सौमिल और कुलपुत्र के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रशस्तियों की बात करें तो गुप्त काल के शिलालेख भी श्रेष्ठ काव्य के उत्तम उदाहरण हैं। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता हरिसेन और मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता वत्स भट्टी भी महान कवि थे। मेहरौली स्तंभ लेख का रचयिता भी असाधारण कवि था। वसुव्य कवि द्वारा रचित यशोधर्मन की प्रशस्ति भी कविता की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट है। नाटक की बात करें तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत के 3 महान नाटककार हुए, कालिदास, शूद्रक और विशाखादत्त। कालिदास ने 3 नाटक लिखे, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। इनमें अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य का सबसे उत्कृष्ट नाटक माना जाता है। इसी प्रकार शूद्रक कृत मृच्छकटिकम और विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस भी संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटक हैं। शूद्रक ने अपने नाटक में समाज के निम्न वर्गीय लोगों को पात्र बनाकर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को प्रदर्शित करने का प्रयास किया था। मुद्रा राक्षस में चाणक्य के चरित्र का उत्कृष्ट चित्रण हुआ है। विशाखादत्त ने देवी चंद्रगुप्त नामक नाटक की भी रचना की थी, परंतु अपने मूल रूप में यह संपूर्ण नाटक उपलब्ध नहीं है। कथा साहित्य की बात करें तो इसका भी गुप्त काल में पर्याप्त विकास हुआ। सुबंधु इस काल के प्रसिद्ध गद्य लेखक थे, जिनकी रचना वासवदत्ता है, जो कि बहुत विख्यात है। संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र की रचना भी गुप्त काल में ही हुई थी। इसके रचयिता थे विष्णु शर्मा। इस पुस्तक में कथाएं जो हैं, उनके माध्यम से नैतिक शिक्षा और सांसारिक जीवन के अनुभव प्रदान करने का सफल प्रयास किया गया है। संसार की 50 विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। व्याकरण और कोश की बात करें तो इस काल में चंद्र गोविंद नामक बौद्ध विद्वान ने चांद्र व्याकरण की रचना की। यह व्याकरण कश्मीर, नेपाल, तिब्बत और लंका में बड़ा ही लोकप्रिय था। अमर सिंह गुप्त युग के प्रसिद्ध कोशकार थे, जिन्होंने अमर कोश की रचना की थी। धार्मिक साहित्य, गुप्त काल में धार्मिक साहित्य का भी पर्याप्त विकास हुआ। डॉक्टर के.एम. पणिकर लिखते हैं कि जिस अतुल्य महाभारत ग्रंथ की आज भी हिंदुओं के जीवन पर अमिट छाप दिखती है,
उसका संपादन गुप्त काल में हुआ था। यही बात पुराणों पर लागू होती है। प्राचीनतम परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रीमद् भागवत, स्कंद, शिव, मत्स्य, वायु पुराण राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुप्त काल में लिखे गए थे। मनुस्मृति के आधार पर अनेक स्मृतियां भी लिखी गई हैं। नारद, कात्यायन, बृहस्पति ने अपने स्मृति ग्रंथों की रचना गुप्त युग में ही की थी। इसी युग में कामंडकीय नीति सागर की रचना भी की गई है। दार्शनिक साहित्य। गुप्त युग में दार्शनिक साहित्य का भी विकास हुआ। हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों सभी धर्मों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की थी। ईश्वर कृष्ण ने सांख्य दर्शन पर टीका लिखते हुए सांख्य कारिका नामक ग्रंथ की रचना की। जैमिनी के मीमांसा सूत्रों पर प्रामाणिक टीका और साबर भाष्य की रचना भी इसी युग में की गई। वात्सायन ने कामसूत्र और न्याय सूत्रों पर टीका लिखी। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान असंग ने महायान संपरिग्रह, प्रकरण आर्यवाचा, महामानाधिधर्म, संगीत शास्त्र, योगाचार, भूमि शास्त्र आदि ग्रंथों की रचना की थी। उसके भाई वसुबंधु ने महायान पर महायान सूत्रालंकार टीका, महायान विभाष भाष्य और अभिधर्म घोष दोनों पर ग्रंथ लिखे थे। अभिधर्म घोष इनकी सर्वप्रसिद्ध रचना है। बुद्ध घोष भी एक प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक था। उन्होंने विशुद्ध मग और सुमंगल विलासिनी नामक ग्रंथों की रचना की थी। आचार्य सिद्धसेन गुप्त काल के प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। उन्होंने न्यायावतार नामक ग्रंथ की रचना की, जो जैन न्याय का सबसे प्रामाणिक और प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति हुई थी। अब हम विज्ञान की तरफ बात करें कि विज्ञान में किस तरह से इस काल में उन्नति हुई। कहते हैं कि केनेथ सॉन्डर्स का कहना है कि गुप्त युग में भारतीय विज्ञान की महान प्रगति हुई। हम यह मानते हैं कि भारतीय ज्योतिष उस समय काफी प्रगति कर चुका था जिस समय यूनानी यहाँ आए और भारतीयों ने आक्रमणकारियों से नई पद्धति सीखी, परंतु यह भारतीय ज्योतिषी ही थी जो मध्य युग में अरबी अनुवादों के रूप में यूरोप पहुंची। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति किस तरह से हुई हम देखते हैं। ज्योतिष के बारे में आर्यभट्ट ने कई नवीन खोजें की थी। अनेक विद्वान आर्यभट्ट को आर्यभट्ट कहते और लिखते हैं, किंतु उनका वास्तविक नाम आर्यभट्ट था। स्वयं अपनी रचना में उन्होंने अपना नाम आर्यभट्ट ही लिखा है। आर्यभट्ट प्रथम भारतीय वैज्ञानिक था जिसने घोषणा की थी कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। उसने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण बताया और यह घोषणा की कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण राहु और केतु नामक राक्षसों के ग्रसने से नहीं होता, बल्कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में या पृथ्वी की छाया में आ जाता है तब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। उसने दिन और रात के छोटा बड़ा होने के कारणों का पता लगाया और इनको बिल्कुल ठीक तरह नापने के लिए सूत्र भी निकाला। उसने भिन्न भिन्न नक्षत्रों और ग्रहों की गति के विषय में भी पता लगाया। वाराहमिहिर भी गुप्त युग के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। उन्होंने ज्योतिष के संबंध में अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें लघु जातक, वृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका आदि उल्लेखनीय है। वराहमिहिर की पुस्तकों में ललित ज्योतिष का विस्तार पूर्वक प्रतिपादन किया गया है। उनका ज्योतिष पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ वृहत संहिता है, जो कि सब प्रकार की सूचनाओं के लिए प्राय एक विश्वकोश समझा जाता है। इसमें नक्षत्रों या ग्रहों की गति और उनका मनुष्यों पर प्रभाव, भवन निर्माण कला, मूर्ति निर्माण कला, विवाह पद्धति, शगुन, अनेक प्रकार की नारियों और पशुओं की विभिन्न विशेषताएं, भूगोल, सुंदरता लाभ, उद्यान निर्माण कराने की रीतियों आदि का वर्णन दिया हुआ है। वराहमिहिर ने अपनी दो अन्य पुस्तकों वृहद विवाह पटल और स्वल्प विवाह पटल में विवाह के शुभ लग्नों पर विचार किया है। ब्रह्मगुप्त भी गुप्त काल के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। उन्होंने अपने ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत की रचना शक संवत 550 यानी कि 628 ईस्वी में की थी। गणित के बारे में बात करें तो आर्यभट्ट इस युग का प्रसिद्ध गणितज्ञ था।
डॉक्टर अल्तेकर का कहना है कि आर्यभट्ट न केवल नक्षत्र विद्या और ज्योतिष वरन गणित का भी एक उच्च कोटि का विद्वान था। उसने अंक गणित, ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति में भी कई नई खोजें की थी। उसने पाई की भी बिल्कुल सही मूल्य निकाला था। गुप्त युग में भारतीयों की एक अन्य महत्वपूर्ण आविष्कार दशमलव पद्धति था, जिसको आजकल सारे संसार में माना जाता है। आयुर्वेद की बात करें तो नागार्जुन नामक विद्वान ने रस चिकित्सा नामक नवीन चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया था। उसने यह सिद्ध किया कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा ये सब जो है खनिज धातुओं में भी रोग निवारण की शक्ति विद्यमान रहती है। पारद का आविष्कार नागार्जुन ने किया था। गुप्त युग में औषधि विज्ञान पर अनेक ग्रंथ लिखे गए, जिनमें अष्टांग हृदय और नवनीतकम उल्लेखनीय है। अष्टांग हृदय के रचयिता वाग्भट है। अष्टांग हृदय आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। नवनीतकम नामक पुस्तक में विभिन्न रोगों के लक्षणों और उपचार विधियों का उल्लेख किया गया है। पशु चिकित्सा ज्ञान में भी इस काल में विशेष प्रगति हुई थी। महान पशु चिकित्सक पालकाप्य ने हस्तियोवेद नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें हाथियों की बीमारियों और उनकी चिकित्सा के तरीकों का वर्णन किया गया है। रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान की उन्नति के बारे में अगर हम जानना चाहें तो हमें पता लगता है नागार्जुन जो है वो रसायन शास्त्र का प्रकांड विद्वान था। इसके अतिरिक्त दिल्ली के समीप मेहरौली का लोह स्तंभ गुप्तकालीन रसायन शास्त्र की उन्नति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह स्तंभ 24 फुट ऊंचा है और लगभग कहते हैं कि इसका जो भार है वो 6.5 टन के लगभग है। डॉक्टर अल्तेकर कहते हैं कि ऐसे समय में जबकि लोहे को ढालने के तरीके का पश्चिम में अधूरा ज्ञान था, हिंदू धातु वैज्ञानिकों ने ऐसी निपुणता से इतने भारी लोहे के स्तंभ को बनाया कि गत 1500 वर्षों से भी ये धूप और वर्षा में लगातार खड़ा रहने पर भी न तो ये खराब हुआ और न इसमें जंग लगा है। इतने भारी स्तंभ को ढालना न केवल उस शताब्दी में वरन कई शताब्दियों बाद तक मनुष्य की समझ के बाहर रहा है। गुप्तकालीन कला के बारे में अगर हम बात करें तो वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला सब की ही इसमें अभूतपूर्व उन्नति हुई थी। समस्त जो राजा थे महान कला प्रेमी थे। गुप्त काल के शांतिपूर्ण वातावरण ने विभिन्न कलाओं के विकास में अपूर्व योगदान दिया था। वास्तुकला की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि गुप्त काल में भारतीय वास्तुकला के इतिहास में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ। गुप्त काल के पूर्व अधिकांश निर्माण कार्य बांस और काष्ठ यानी कि लकड़ी जैसे शीघ्र विनाशशील वस्तुओं से होता था, किंतु गुप्त काल में निर्माण कार्य पत्थरों और ईंटों से किया जाने लगा। अतः गुप्त युगीन वास्तुकला का सृजन पूर्वापेक्षा स्थायी और प्रशंसनीय है। गुप्त सम्राटों ने अनेक राजमहलों, मंदिरों, भवनों आदि का निर्माण करवाया था। दुर्भाग्य से गुप्त काल के अधिकांश भवन और मंदिर नष्ट हो गए हैं, परंतु अनेक मंदिर और विहार आज भी और अब भी विद्यमान हैं, जो कि उस समय की स्थापत्य कला की उन्नति के परिचायक हैं। मंदिरों की बात करें तो कहते हैं बहुसंख्यक मंदिरों का निर्माण हुआ। इन मंदिरों में भूमरा का शिव मंदिर, जबलपुर जिले में तिगवा का विष्णु मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, अजयगढ़ का पार्वती मंदिर, असम में दहा परबतिया का मंदिर और भीतरी गांव का मंदिर विशेष उल्लेखनीय है। इन समस्त मंदिरों में देवगढ़ और भीतरी गांव के मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। झांसी जिले में पत्थर का बना हुआ देवगढ़ का मंदिर, कानपुर के निकट ईंट चूने का बना हुआ भीतरी गांव का मंदिर अपनी दीवारों पर उत्कीर्ण कलाकृतियों सहित गुप्त स्थापत्य और शिल्प के अच्छे नमूने प्रस्तुत करते हैं। मंदिरों के अतिरिक्त गुप्त काल में अनेक गुफाओं, स्तंभों का निर्माण हुआ, जिसके कुछ भग्नावशेष आज भी मिलते हैं। इनमें सारनाथ जो है उसका धार्मिक स्तूप उल्लेखनीय है। अजंता की गुफाओं में कम से कम 3 गुफाएं गुप्त काल की मानी जाती हैं। इन गुफाओं में गुफा संख्या 16 और 17 अधिक प्रसिद्ध है और अन्य गुफाएं जो हैं वो उदयगिरी की हैं। मूर्तिकला के लिए डॉक्टर V.S. अग्रवाल का कहना है कि गुप्त काल के श्रेष्ठ कलाकारों ने अपनी छेनी से
पत्थर को बहुत अच्छे ढंग से काटा और खोदा और उनमें से स्थायी लालित्य और सौंदर्य की मूर्तियां उन्होंने बनाई थी। गुप्त काल की महानता इस बात में पाई जाती है कि इसने कुषाण काल की बलपूर्वक ध्यान खींचने वाले रंग, राग और कामुकता वाली कला और प्रारंभिक मध्यकाल की अपकर्षण कला के बीच में संतुलन स्थापित कर दिया था। डॉक्टर राजबली पांडे लिखते हैं कि गुप्तकालीन मूर्तिकला गांधार शैली के यवन प्रभाव से पूर्णतः मुक्त होकर अपनी कल्पना, भाव व्यंजना, शारीरिक गठन में शुद्ध भारतीय हो गई थी। गुप्तकालीन मूर्तिकला की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें शारीरिक अभिव्यक्ति को प्रधानता न देकर आध्यात्मिक भावों की अभिव्यक्ति को प्रधानता दी गई है। नग्नता पूरी तरह से लुप्त हो गई थी। डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार का कथन है कि भौतिक सौंदर्य की अपेक्षा उनमें आंतरिक शांति, ओज और आध्यात्मिक आनंद की झलक है। गुप्त काल में मूर्तियों के निर्माण के लिए 3 केंद्र थे: पाटलिपुत्र, सारनाथ और मथुरा। यहाँ पाषाण, धातु और पकी हुई मिट्टी थी, उससे मूर्तियां बनाई जाती थी। इन मूर्तियों को कुछ हम विभागों में बांट सकते हैं, जैसे कि बौद्ध की मूर्तियां, इसमें सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति, मथुरा की बुद्ध मूर्ति जिसे कहते हैं विख्यात है, फेमस है। पौराणिक मूर्तियों में शेषशाही विष्णु मूर्ति, उदयगिरी की वराह मूर्ति, गोवर्धनधारी की कृष्ण मूर्ति, कौशाम्बी की सूर्य मूर्ति, काशी की कार्तिकेय की मूर्ति, रूपवास की मूर्तियां, शिव मूर्तियां, शिवलिंग, ये सब ही विख्यात है। जैन मूर्तियों की बात करें तो मथुरा से महावीर स्वामी की एक मूर्ति मिली। इसमें महावीर स्वामी पद्मासन लगाए ध्यान मग्न बैठे हैं। इसी तरह की मूर्तियां गोरखपुर जिले और अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं। मिट्टी की मूर्तियां, गुप्त काल की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां भी लोकप्रिय हैं। इनका सौंदर्य पत्थर की मूर्तियों से किसी भी प्रकार का कम नहीं है। इस प्रकार की बहुत सी मूर्तियां सारनाथ, कौशाम्बी, मथुरा, राजघाट, अहिच्छत्र आदि स्थान से प्राप्त हुई हैं। मूर्तियां 3 रूप में हैं: देवता या देवियों की मूर्तियां हैं, पशुओं की छोटी छोटी आकृतियों की मूर्तियां हैं और स्त्री पुरुषों की छोटी मोटी मूर्तियां हैं। चित्रकला, गुप्तकालीन चित्रों में सबसे अच्छे नमूने अजंता की गुफाओं में मिलते हैं। अजंता की संख्या 16 गुफा में एक मरणासन राजकुमारी चित्र बहुत ही स्वाभाविक ढंग से चित्रित किया गया है। गुफा संख्या 16 का एक और चित्र बुद्ध के महाभिनिशीक्रमण यानी कि ग्रह त्याग का चित्र अत्यंत आकर्षक है। इसमें सिद्धार्थ शांत भाव से गृह त्याग कर रहे हैं। यशोदा और राहुल सोए हुए हैं। सिद्धार्थ के चेहरे पर उद्वेग नहीं है। 17वीं गुफा में माता पुत्र का एक प्रसिद्ध चित्र है। संभवतः यह चित्र यशोधरा का है, जो अपने पुत्र राहुल को बुद्ध के अर्पण कर रही है। इस गुफा में एक अन्य चित्र राजकीय जुलूस का है, जिसमें अनेक स्त्री पुरुष सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए चल रहे हैं। नारियों के बारीक वस्त्रों का चित्रण बहुत ही अनुपम ढंग से किया गया है। इसी प्रकार अजंता की गुफाओं की दीवारों पर पशु पक्षियों, पेड़, फूल, मनुष्य के विभिन्न भावों को प्रकट करने वाले अनेक चित्र उपलब्ध होते हैं। बुद्ध के जन्म, जीवन, निर्वाण आदि घटनाओं का बहुत ही सुंदर सजीव चित्रण इन गुफाओं में किया गया है। संगीत कला, गुप्त काल में संगीत, अभिनय, नृत्य की विशेष रूप से उन्नति हुई, क्योंकि गुप्त सम्राट स्वयं संगीत के मर्मज्ञ, पारखी और उपासक थे। गुप्त काल के कई सिक्कों पर सम्राट समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को संगीत ज्ञान में गंधर्वों के संगीताचार्य तुम्बरु और देवताओं के संगीतज्ञ नारद से भी श्रेष्ठ बताया गया है। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में उसके संगीत ज्ञान का उल्लेख हुआ है। मुद्रा निर्माण कला की बात करें तो हम कह सकते हैं कि गुप्त सम्राटों के सिक्के गुप्तकालीन कला की उत्कृष्टता के परिचायक हैं। गुप्त शासकों ने विभिन्न प्रकार के स्वर्ण निर्मित सिक्के प्रचलित किए, जिनके अग्रभाग पर गुप्त सम्राट की आकृति और पृष्ठ पर विभिन्न देवी देवताओं की आकृति बनी होती थी। उन पर संस्कृत के छंदों में सम्राटों का जो विरुद्ध है वो अंकित होते थे। यद्यपि गुप्त सम्राटों के सिक्कों के निर्माण चंद्रगुप्त प्रथम ने समय से ही आरंभ हो गया था,
किंतु गुप्त मुद्राओं को कलात्मक स्वरूप कुमारगुप्त प्रथम के काल में प्राप्त हुआ है। कुमारगुप्त प्रथम ने भी अपने पूर्वजों की भांति धनुर्धारी, अश्वारोही, अश्वमेध आदि विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी किए, किंतु उसके मयूर शैली के सिक्के कला की दृष्टि से सर्वाधिक सुंदर माने जाते हैं। इन सिक्कों के अग्रभाग पर कुमारगुप्त प्रथम दाएं हाथ में मयूर को फल खिला रहे हैं और पृष्ठभाग पर मयूर आसीन कार्तिकेय अंकित है। स्वर्ण के अतिरिक्त गुप्त सम्राटों ने रजत के यानी कि चांदी के सिक्के और ताम्र मुद्राएं भी प्रचलित की थी। स्कंदगुप्त ने गरुड़कृति अंकित रजत मुद्राएं जारी की थी। गुप्तकालीन ताम्र मुद्राएं काफी अल्प मात्रा में प्राप्त हुई है। संभवतः गुप्त काल में ताम्र मुद्राओं का प्रचलन समुद्रगुप्त के समय में शुरू हुआ था। वर्धमान से समुद्रगुप्त की 2 ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिन पर एक और गरुड़ाकृति और दूसरी ओर समुद्र अंकित है। सर्वाधिक ताम्र मुद्राएं चंद्रगुप्त द्वितीय की मिली हैं, जिनके अग्रभाग पर सम्राट की आकृति और पृष्ठभाग पर गरुड़ अंकित है।